आज हम लोग विद्युत रसायन पाठ में इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक पात्र लिया गया है और इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के छड़ को डुबाया गया है। तो जब ऐसा करते हैं, जैसे इस विलयन में जब जिंक के छड़ को डुबाया जाता है तो इस पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखिए, चूँकि ये जो जिंक का छड़ है वो जिंक परमाणु से मिलकर के बना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बदल जाता है और यह जिंक आयन जो है वो चला जाता है विलयन में। देखिए यहाँ पर निशान लगाया गया है, ये जिंक आयन चला जाता है विलयन में, माने जो जिंक धातु की छड़ थी वो जिंक जो परमाणु है वो जिंक परमाणु जिंक आयन बदल करके वो चला जाएगा विलयन में। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसी छड़ पर रह जाएगा, जिसके कारण यह छड़ जो है ऋणावेशित हो जाएगा। मतलब इस पर ऋण इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के, देखिए उसी धातु मतलब जिंक है, तो उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, तो देखिए जिंक धातु का छड़ इसमें डाला गया है और ये जिंक सल्फेट के विलयन में इसको डुबाया गया है। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ को, ये जो छड़ है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड, और इस पर जो विभव उत्पन्न होगा, जैसे यहाँ पर कहा गया ना ऋण इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए परिभाषा लिखा गया है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड तथा उस पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर जिंक का छड़ डुबाया गया था तो यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड विभव, उसी प्रकार से अगर हम कापर, यहाँ पर देखिए कापर के छड़ को डुबाया गया है कापर सल्फेट के विलयन में, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जो कि देखिए कापर सल्फेट में कापर आयन है, तो कापर आयन कहाँ जाएगा, इस छड़ पर जाकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो देखिए कापर आयन जो विलयन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कापर धातु में बदल जाएगा। अब ये कापर धातु का होगा, धीरे धीरे जाकर के इस पर जमा होने लगेगा और यह जो है जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कापर के छड़ जो डुबाया गया है, क्या है, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, और जो इस पर विभव उत्पन्न होगा उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ सबसे पहले चालक की प्रकृति, माने जिस धातु के छड़ को डुबाया गया है उसकी चालकता किस प्रकार की, क्योंकि सभी धातुओं की चालकता एक जैसी नहीं होती, किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है वह उतना ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। मान चालकता जिसकी अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड विभव अधिक उत्पन्न हो गया। फिर विलयन की सांद्रता। अब अगर विलयन की, जो विलयन यहाँ पर मान लीजिए लिया गया है, इस विलयन की अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, और आयनन की मात्रा कम होने से क्या होता है, विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, और आयनों की संख्या कम होने से इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। मतलब विलयन की सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो कम हो जाता है। फिर ताप, तो चूंकि ताप जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट का वियोजन या आयनन अधिक हो जाता है। आयनन जब अधिक होता है तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और जब आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। तो ये जो है 3 कारक मुख्य रूप से हैं जो इलेक्ट्रोड विभव के मान को प्रभावित करते हैं। एक आपका क्या है, चालक की प्रकृति मतलब इलेक्ट्रोड की प्रकृति, दूसरा आपका विलयन की सांद्रता, और तीसरा आपका है ताप। अब आगे हम लोग देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव।
अब जैसे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव में देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड और उस पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं था कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है या जो विलयन लिया गया है इसकी सांद्रता कितनी है, एक कंडीशन नहीं था। अगर उसी यहाँ पर कंडीशन अगर लगा दिया जाए तो मानक इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे एक बार, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए धातु के छड़ को डुबाया गया है और यहाँ पर जो विलयन लिया गया है, सॉल्यूशन जो लिया गया है उसकी मोलरता निश्चित है, मतलब एक मोलरता वाले विलयन की यहाँ पर एक मोलरता सांद्रता वाले विलयन को यहाँ पर लिया गया, मतलब जो विलयन लिया गया है उसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर है और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कंडीशन होना चाहिए, वही चीज़ है, इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है कंडीशन है कि विलयन की सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु के छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ को मानक इलेक्ट्रोड तथा उस पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो कंडीशन बताया गया, तो ये जो धातु की छड़ है इसको हम मानक इलेक्ट्रोड कहेंगे और जो विभव यहाँ पर उत्पन्न होगा, चाहे ऋण इलेक्ट्रोड विभव या धन इलेक्ट्रोड विभव, उसको कहेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हो गया। फिर इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया था कि जब जिंक के छड़ को डुबाया गया था, तो यहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, देखिए जिंक आयन में बदला था। मतलब यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागा था और इलेक्ट्रॉन त्यागने क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जिंक पर कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण क्रिया हुई। और जब कॉपर के छड़ यहाँ पर डुबाया गया था कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, देखिए यहाँ पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक कॉपर में बदल गया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, अर्थात यहाँ पर अपचयन की क्रिया हुई है। देखिए यहाँ पर अपचयन क्रिया हुई और यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया हुई। तो इसी के आधार पर जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका है देखिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो अभी जो बताया गया कि जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होता है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होता है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है उसके आधार पर 2 प्रकार का बताया गया इलेक्ट्रोड विभव। एक आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और अगला है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक कांच की नली है। देखिए जो यहाँ पर दिखाया गया है ये कांच की नली है और यहाँ पर एक प्लेटिनम का एक छड़ डाला गया है। और प्लेटिनम का छड़ किस में डाला गया है, ये यहाँ पर ऐसा विलयन लिया गया है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर हो। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन को अगर हम ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होगी, 1 मोलर होगी। और ऐसा इस विलयन में इस प्लेटिनम के छड़ को डुबा करके और जब 1 वायुमंडलीय दाब पर, देखिए 1 वायु लिखा है, 1 वायुमंडलीय दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित किया जाता है तब इस परिस्थिति में जो ये आपका इलेक्ट्रोड है इसको कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। और इस पर उत्पन्न विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान समान रूप से 0 मान लिया जाता है, माने ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा आपका 0 होगा। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम, जिसका हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उससे हम जोड़ करके और दोनों को हम वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं और वोल्टामीटर की सहायता से हम जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, यह मानते हुए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वह 0 होता है। धन्यवाद।